हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो देखिए लेकर आ चुके हैं आपके लिए फिर से आपका एक नया अध्याय। और आज का हमारा अध्याय क्या है? ये हमारी आज का हमारा वीडियो क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्टिव के पास चलती हैं दो बुक, अंतरा और अंतराल। तो इन दोनों ही बुक और इसके अलावा आपकी एक थर्ड बुक रहती है अभिव्यक्ति और माध्यम। इन सभी के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि मगर आप दे चुके हैं तो मैम मिल नहीं रहा। तो परेशान नहीं हुई, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे ही वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी वीडियोस मैंने कराए हैं इन सभी की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो अब बात करते हैं कि अब हम क्या करा रहे हैं। भाई टेस्ट और एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं और उस दौरान हमें ऐसा लगता है कि कुछ रिवीजन के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं, पर चैप्टर हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो हमने आपकी जो सबसे पहली बुक ली वो है अंतरा, और अंतरा बुक हमारी शुरू होती है गद्य खंड से। तो गद्य खंड का आज जो हमारा है वो है 5th चैप्टर। कौन सा? ज्योतिबा फुले। सुधा अरोड़ा जी ने ज्योतिबा फुले के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया है। अब ज्योतिबा फुले जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन तब भी उनका नाम जो बेस्ट यानी कि जो सबसे उत्तम समाज सुधारक है उनमें कभी भी शामिल नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? ये सवाल। और दूसरी बात ये कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है कि नहीं? तो चलिए इन दोनों ही सवालों के जवाब हम कहाँ ढूंढेंगे? आज के अपने इस अध्याय। शुरू करें एक फटाफट क्विक रिवीजन इस चैप्टर का, ताकि जब आपके टेस्ट या एग्जाम हो तो आप बहुत इजी वे में सारी चीजें पढ़ और समझ सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वन शॉट रिवीजन, क्योंकि इसमें जहां हम चैप्टर को समझेंगे वही उससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। महात्मा ज्योतिबा फुले का विचार और गुलामगिरी से तक चायाचना साणु, जो कि किसानों का प्रतिशोध है, और ये मराठी भाषा में लिखा गया है, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में मिलते हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं ये हमें कहाँ मिलेगा? इनकी लिखी हुई इन 3 पुस्तकों में। वे अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। उनके मतानुसार एक आदर्श परिवार वह है जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो। ठीक है, तो जिस समय के ये लोग रहे, मतलब हम ज्योतिबा फुले की बात करें अभी, तो ज्योतिबा फुले अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे और उन्होंने यही सोचते हुए ये विचार रखा। ये सिर्फ धर्म के आधार पर किया गया डिवीजन नहीं था, ये डिवीजन था उस धर्म में पालन होने वाली नीतियां जो अलग अलग रहती हैं। और जैसे कि बौद्ध धर्म में एक पिता की नीति ई और जो उसके विचार हैं, जो कर्म है, वो सर्वोपरि है, तो पिता को बौद्ध धर्म से लिया गया। मुसलमान में एक बेटी ई का रूप सबसे सर्वोत्तम होता है, तो उसको लिया गया। तो इस तरीके से इस एक परिवार को बनाया गया। वे धर्म जाति की सीमाओं को तोड़ एक मानव धर्म की स्थापना करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि धर्म हम जन्म लेने के साथ ही बनाते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। तो उन्होंने कभी भी धर्म और जातियों को प्रेफरेंस दिया ही नहीं। वो क्या मानते थे कि हर धर्म में अपनी अपनी अच्छाइयां होती हैं और हमें उन अच्छाइयों को आगे लेकर चलना चाहिए। ज्योतिबा फुले के अनुसार यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ विशेष वर्गों को नहीं मिलता तो ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं। अब इसको समझिए, जब ज्योतिबा फुले थे तो समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ही, ये कहते हैं ना, एक विकृत रूप में विराजमान थी। यानी कि सबसे उच्च धर्म जो है वो ब्राह्मणों का माना जाता था, सबसे उच्च जाति। उसके बाद क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे और शूद्र आते थे। अब शूद्र जाति के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता था, और खास तौर से उच्च जाति के लोग यानी कि ब्राह्मण किया करते थे। क्या होता था? ब्राह्मण जो लोग होते थे वो कभी भी शूद्रों को अपने घर के आसपास आने नहीं देते। मतलब अपने घर का काम करवाएंगे, लेकिन उनकी छाया हम पे पड़नी नहीं चाहिए। उनका कुआं अलग होना चाहिए, मंदिर अलग होना चाहिए, उनका किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं था। तो ऐसे बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शन उस समय लगे हुए थे। तो यही चीज उन्होंने बोला, और यही हिसाब शिक्षा पे भी था। अब समझिए ऐसे क्या होता था, शिक्षा पे जो है ना सिर्फ उच्च धर्म के लोगों का ही जो है वो ज्यादा बोलबाला था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़ेंगे। वैश्य को थोड़ी बहुत आजादी थी, शूद्र को बिल्कुल भी आजादी नहीं थी, ना लड़का ना लड़की, किसी को पढ़ने का वो नहीं था। और शिक्षा पे सिर्फ पुरुषों का अधिकार था,
सिर्फ लड़के पढ़ सकते थे, लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी। तो ये जो एक तरीके से क्या कहते हैं, जात वर्ण के हिसाब से और साथ ही साथ वर्ग के हिसाब से जो भेद था, ये बहुत ही ज्यादा मायने उस समय समाज में व्याप्त था, और ये सारी चीजें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर शिक्षा का अगर अधिकार सिर्फ एक विशेष वर्ग को ही मिलेगा तो शिक्षा का फायदा क्या है? शिक्षा तो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। गरीबों से एक कर एकत्रित कर उसे उच्च वर्ग की शिक्षा पे खर्च करना सर्वथा अनुचित है। यानी कि वर्ग, अगर टैक्स लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, तो क्या सभी से लिया जा रहा है, लेकिन खर्च किस पे किया जा रहा है? सिर्फ उच्च वर्ग को पढ़ाया जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा। तो गलत है। जब आप टैक्स सबसे ले रहे हो तो शिक्षा भी सभी को देनी चाहिए। ज्योतिबा फुले के विचारानुसार पुरुषों ने स्त्री ई शिक्षा के द्वार इसलिए बंद रखे ताकि वह अपने अधिकारों को ना समझ पाए तथा स्वतंत्रता की मांग ना कर पाए। अच्छा, क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, चीजों को समझते नहीं है, शिक्षित नहीं होंगे, तो हमें अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता, इन सब का भान नहीं रह जाता है। और यही हुआ उस समय की स्त्रियों को। स्त्रियों को खाली घर की चार दीवारी, चौका, चूल्हा और बर्तन के अंदर सीमित किया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें धीरे धीरे समाज के बड़े फैसलों और फिर धीरे धीरे परिवार के बड़े फैसलों और उनकी क्या कहते हैं इच्छा, इन सब को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। वो घर में एक कठपुतली मात्र बनकर रह गई। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्यों? ताकि वो शिक्षित नहीं थी। अगर शिक्षित होंगी तो उन्हें अपने अधिकार और स्वतंत्रता सबकी जो है भान हो जाएगा। इसलिए पुरुष जाति कभी नहीं चाहता था कि समाज पर से उसका वर्चस्व हटे, इसलिए वो स्त्रियों को पढ़ाने के मत में ही नहीं था। ज्योतिबा स्त्री समानता के पक्षधर थे तथा उन्होंने स्त्री समानता प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह नीति की रचना की। ठीक है, उन्होंने एक नई विवाह नीति करी जिसमें जो 7 वचन जो दिए जाते हैं, उन 7 वचनों के साथ एक नया वचन भी जोड़ा, और उन वचनों में भी जो पहले से वचन थे उनमें फेर भी बदल भी करी थी। उन्होंने विवाह विधि से ब्राह्मण को स्थान हटा दिया। ये अब विवाह कौन कराता था? ब्राह्मण यानी कि पंडित। उन्होंने उसी को वहां से हटा दिया। नए विवाह मंत्र दिए गए, जैसा कि हमने कहा गया कि जो नए मंत्र थे उनको दिया, जो 7 वचन थे उनमें बदलाव किया। ऐसे मंत्र जिन्हें वर वधु आसानी से समझे। पहले संस्कृत में पढ़ते जाते थे, वर वधु जिनकी शादी हो रही है उन्हीं को नहीं पता था कि क्या पढ़ा जा रहा है, तो उनकी भाषा को बदला, यानी कि उनको सरल भाषा में किया ताकि उनको समझ में आए कि क्या पढ़ा जा रहा है। स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र निकाल दिए गए। अब उन्होंने बोला ना कि वो जितना काम करेगी पति से पूछ कर करेगी, घर के बाहर जाएगी पति से पूछ के जाएगी, सब करेगी, तो उन्होंने वो सारी मंत्रों को बदलना शुरू कर दिया। यानी कि जो क्या कहते हैं वचन होते हैं, उन वचनों में 7 वचनों में से उन वचनों को हटाया, जिससे ये साबित हो जाता है कि स्त्री सिर्फ गुलाम है उनकी। स्त्री अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयास किया। यानी कि अब उनको वो स्वतंत्र कराना चाहते थे, उनको शिक्षा देना चाहते थे, समाज में उन्हें समानता देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हर एक कार्य किया। 1888 में ज्योतिबा फुले ने यह कहकर महात्मा की उपाधि लेने से इनकार कर दिया कि किसी उपाधि से सम्मानित होने के बाद व्यक्ति संघर्ष नहीं कर पाता। अब क्या होता है कि अगर हमको अपने काम का सेटिस्फेक्शन हो जाए तो हम उस काम को आगे बढ़ाना बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे उसके लिए संघर्ष करना बंद कर देते। इसलिए जब उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे अभी बहुत काम करना है, इसलिए मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, और उन्होंने उस उपाधि को लेने से मना कर दिया। उनके प्रयास और कार्यों पर विराम लग जाता और वह सामान्य जन से अलग हो जाते। उनको एक मतलब ऊंचा औहदा मिल जाता तो वो सामान्य जनता से क्या हो जाते, कहीं ना कहीं अलग हो जाते। इसलिए उन्होंने उस उपाधि को सिरे से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके कार्य में भी बाधा डालती और समाज में उन्हें कहीं ना एक अलग स्थान देती, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सारी चीजें उन्हें आम जनता से अलग कर देती। कथनी और करनी में समानता ज्योतिबा फुले की विशेषता थी। यानी कि जो कहते थे वो करते थे, ये एक उनके अंदर बहुत बड़ी चीज थी। अब जैसे उन्होंने अगर स्त्री शिक्षा की बात करी तो स्त्री शिक्षा का काम उन्होंने सबसे पहले अपने घर से शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी को सर्वप्रथम पढ़ाया। ठीक है, कि नहीं, मेरी स्त्री भी तो अनपढ़ है, अगर मैं स्त्री शिक्षा की बात कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले अपनी स्त्री को पढ़ाना चाहिए। यही किया। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उन्हें मराठी तथा अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना सिखाया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जो कि एक अनपढ़ स्त्री थी, उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया और 2 भाषाओं का ज्ञान भी दिया, मराठी और अंग्रेजी।
सावित्रीबाई की बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। 6-7 साल की उम्र में एक बार वह अशिखल ग्राम के हाट गई। वहां एक लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। इनके घर पहुंचते ही पिता ने गुस्से में उस पुस्तक को कूड़े में फेंक दिया। सावित्रीबाई ने वह पुस्तक उठाकर कोने में छिपा दी तथा उसे सहेज कर अपने साथ ससुराल ले आई और शिक्षित होने के पश्चात उन्हें पूरा पढ़ी। अब उन्हें क्या, अब जैसे सावित्रीबाई थी, उन्हें बचपन से पढ़ने का शौक था, लेकिन समाज में क्या था, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो एक बार वो कहीं एक मेले में गई, तो मेले में वो जैसे होता है ना, बच्चे खिलौने लेते हैं, मिठाई लेते हैं, सब लेते हैं, ये वैसे ही लौट रही थी। तो वहां पर एक अंग्रेज साहब थे, वो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, इससे तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा, भविष्य तुम्हारा इन किताबों से बनेगा। तो इन्होंने उस हाथ से वो मिठाई और खिलौने हटा के किताब दे दी कि ये चीज लो, और इस बात का सावित्री बाई पे बहुत असर हुआ। तो उन्होंने पढ़ने की ठान ली। वो किताब लेकर जब घर आई, घर में जब पिताजी को पता चला कि ये पढ़ना चाहती हैं, बड़ा हड़कंप मचा, बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने वो किताब उठाकर कूड़े में फेंक दी। लेकिन सावित्री बाई की इच्छा उस समय तो पूरी नहीं हो पाई। तो उन्होंने उस किताब को उठाया, सहेज कर रखा, और शादी करके जब ज्योतिबाज के साथ आई और उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, तो सबसे पहले जब सावित्री बाई ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले वही किताब पढ़ी जो उन्हें उस लाट साहब ने दी थी और उनके पिताजी ने उसे कूड़े में फेंक दिया था। ठीक है। भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना 14 जनवरी 1848 को पुणे में हुई। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब चूंकि स्त्री शिक्षा के तो ये समर्थक थे, अब स्त्रियों को जब पढ़ाने की ही बात नहीं होती थी, तो पुरुषों के साथ तो वो बैठ ही नहीं सकती थी, लेकिन उनके लिए अलग से विद्यालय भी नहीं था। तो इसका सबसे पहला काम किसने किया, सावित्रीबाई फुले ने किया। 14 जनवरी 1848 को पुणे में एक उन्होंने कन्या पाठशाला खोला, जिसमें सिर्फ कन्याएं ही आती, लड़कियां ही पढ़ने आती थी। तथा कथित निम्न वर्ग की लड़कियों के लिए पाठशालाएं खोले के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को बहुत सी बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक तो स्त्री को पढ़ाना, जो कि उस समाज में पूरी तरीके से वर्जित था, और दूसरी वो भी निम्न जाति की स्त्रियों को पढ़ाना, ये तो और उस पे सोने पे सुहागा। अब देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। ज्योतिबा फुले ने, जैसे मैंने कहा कि जाति भेद को भी वो पूरी तरीके से मानते नहीं थे। जो एक था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो छुआछूत चलती थी, इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने उसका जब विरोध किया, तो भाई समाज ने भी उनको क्या कर दिया, कहते ना, समाज से उन्होंने का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। उनको उनके घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया। ये दोनों कहीं एक चले आए, अलग कहीं रहने लगे। अलग रहने लगे तो इन्होंने कहा कि भाई बराबरी, उन लोग को पीने के लिए, शूद्र लोग, मतलब क्या कहते हैं, जो निम्न जाति के लोग थे, उन लोग को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। तो इन्होंने अपने घर की पानी की जो टंकी थी, जो हौद था, वो लोगों के लिए खोल दिया था। समाज से बहिष्कार हो गया। ये लोग कहीं पे भी जाते, हर जगह छीटाकशी होती, सावित्रीबाई जाती चाहे ज्योतिबा जाते, मतलब समाज में उन्हें बहुत ज्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बहिष्कार हुए, यानी कि उन्हें कहते समाज से निकाल दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इन्होंने कभी भी इन कठिनाइयों को देखकर अपने पैरों को पीछे नहीं किया। तो जब कन्या विद्यालय खोला गया, तब भी इनको बहुत ज्यादा परेशानियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें निम्न जाति की लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी। ज्योतिबा के पिता ने पुरोहितों एवं रिश्तेदारों के दबाव में बेटे बहू को घर से निकाल दिया था। अब मैंने कहा ना, बहिष्कार हुआ, घर से निकाल दिया। सावित्री बाई को पढ़ाई के लिए पाठशाला जाने से रोकने के लिए लोग उन्हें गालियां देते, उन पर थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। अब वो अपने घर से जब पाठशाला जाती तो उन्हें डेली इस तरीके की जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। दोनों ने सभी प्रकार के विरोधों का डट के सामना किया, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अपने काम से पीछे हो गए हो, पूरा उन्होंने डटकर सामना किया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने 1840 से लेकर 1890 50 वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इन्होंने किसानों, अछूतों की झोपड़ियों में जाकर इन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जाते थे निम्न बस्तियों में, जाते तो बोलते थे कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाइए, आप चाहते हैं कि अगर आपका समाज का उद्धार हो तो आप तो पढ़िए, लेकिन लड़कियों को पहले पढ़ाइए। इन दोनों ने अनाथ और विधवाओं की सहायता की, नवजात शिशुओं की देखभाल तथा निम्न जाति के लोगों की पानी की तकलीफ को देखकर उनके लिए अपने घर की पानी का हौद खोल दिया। वास्तव में ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई एक दूसरे के लिए समर्पण, आधुनिक दंपतियों के लिए आदर्श और दाम्पत्य जीवन का एक मिसाल है। आजकल के समय में क्या होता है, पति पे जरा सी मुसीबत आती है, पत्नियां छोड़ देती हैं, या पत्नियां जरा से बीमार होती हैं, या समाज में उनके लिए कुछ कहा जाता है तो पति उन्हें त्याग देते हैं। ये एक सफल दंपत्य जीवन का एक उदाहरण है कि
जब हम जीवन में साथ आए हैं तो हमारे साथ मुसीबतें हैं और उन मुसीबतों का हमें डटकर सामना करना चाहिए। अब मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन ये उठाया था कि इतने बड़े समाज सुधारक होते हुए भी समाज के 5 उच्च समाज सुधारकों में उनका नाम शामिल नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या था? देखिए क्या होता था। अब जाहिर सी बात है, समाज में सबसे उच्च वर्ग था ब्राह्मण वर्ग, और समाज सुधारकों की लिस्ट बनाने का काम भी किसके पास था? हाँ, वो था आपका ब्राह्मणों के पास। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले किसके खिलाफ काम कर रहे थे? वो इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, यानी कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करना चाहते थे। साथ ही वो ये चाहते थे कि ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार ना हो, सभी को शिक्षा का अधिकार हो, स्त्रियां पढ़ें। इसलिए इस तरीके से एक तरीके से वो ब्राह्मण वर्ण के खिलाफ भी काम कर रहे थे। इसलिए कभी भी ब्राह्मण वर्ग ने उन्हें उच्च 5 समाज सुधारकों में शामिल नहीं किया। ठीक है, लेकिन वो एक उच्च समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये हमारा अध्याय था। चलिए अब देख लेते हैं इस पर कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम 5 समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं आता? देखिए, जो चीज मैंने बताई अभी वो यहाँ पर आ गई। महात्मा ज्योतिबा फुले ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणत्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा के विरुद्ध थे, यानी कि ब्राह्मणवाद कायम रहे, वो इस चीज के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साहित्य में पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया था। उनका संभ्रांत समाज के प्रति ऐसा विरोध प्रतिष्ठित समाज को पसंद नहीं आया। प्रतिष्ठित समाज कौन? ब्राह्मण को नहीं समझ में आया। इसलिए उस समय के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का नाम 5 समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो क्योंकि उसमें सूची बनाने का काम भी इन्हीं लोगों के पास में था। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कथनी और करनी एक समान थी। जो वो कहते थे वो उसे करते थे। ज्योतिबा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कथनी और करनी में अंतर का ना होना। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उनके विचारों ने समाज को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने असहायों और स्त्रियों के उत्थान के लिए अनगिनत कार्य किए। वे अक्सर भाईचारे, सौहार्द और सिद्धांतों की बातें करते थे। उन्होंने पहली कन्या पाठशाला की स्थापना की। ठीक है, ज्योतिबा फुले समाज का सर्वांगीण विकास चाहते थे। तो ये चीज थी उनके अंदर की सबसे अच्छी विशेषता, कथनी और करनी में कोई। और ये बात उन्होंने कहां से शुरू करी? अपने घर से करी। अगर वो चाह रहे थे कि स्त्री शिक्षा हो तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर की स्त्री को ही पढ़ाया था। अगला क्या कहते हैं, क्वेश्चन है, पाठ में वर्णित पात्र सावित्री कौन है? आप उनके बारे में क्या जानते हैं? सावित्री कौन है? ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी, ये सावित्रीबाई फुले। ठीक है, पाठ में वर्णित पात्र सावित्री ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ये वह पति द्वारा किए जाने वाले समाज सुधारकों के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेती। सावित्री देवी की बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी। वह एक निडर तथा साहसी महिला थी। वह आप लड़कियों की पाठशाला में पढ़ाने जाती थी। कहाँ जाती थी? क्योंकि उन्होंने खोला था तो वहां जाती थी। सन 1840 में इनका विवाह आज ज्योतिबा फुले से हो गया और 14 जनवरी 1848 में पुणे में सावित्री ने अपने पति ज्योतिबा फुले की सहायता से प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सावित्री देवी को पाठशाला में जाने से रोकने के लिए लोग क्या करते थे? उनको गालियां देते थे, गोबर फेंक देते थे, थूकते थे, बहुत तरीके से अपमान करते थे ताकि वो घर से निकलकर पाठशाला ना जाएं, ताकि लड़कियां ना पढ़े। सावित्री देवी को पाठशाला में जाने से रोकने के लिए लोगों ने उन पर थूक फेंका, पत्थर मारे, गोबर उछाला, आते जाते ताने कसे, लेकिन सावित्री ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। अपितु सभी प्रकार के विरोधों का डटकर मुकाबला किया। उन्हें ब्राह्मण समाज से भी बाहर निकाल दिया गया। ज्योतिबा के पिता ने भी उसे पुरोहित और रिश्तेदारों के भय से अपने घर से निकाल दिया था। तो इस तरीके के बहुत सारे उनको जो है बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने क्या है, इनसे हार नहीं मानी और डटकर सामना किया। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था, यहाँ पर खत्म करते हैं। अब इसके आगे हमारे पास और अध्याय हैं, उन्हें भी लेकर हम आएंगे, उनका भी वन शॉट करेंगे। लेकिन तब तक आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।